मनोज की फ्लाइट ने पुणे में लैंड किया। उसने खिड़की से पुणे को देखा। यहाँ पहले भी वह कई बार आ चुका था। अपने कॉलेज में वह हर साल एक बार लेक्चर देने आता था। शुरू में वह अपने फॉर्म के लिए कुछ लोगों को रिक्रूट करने भी आता था, लेकिन धीरे धीरे ये काम मनोज की फॉर्म में कोई और करने लगा था। मनोज की असिस्टेंट प्रियंका ने ड्राइवर की डिटेल भेजी हुई थी। मनोज बाहर निकलकर अपने नाम का प्ले कार्ड ढूंढ ही रहा था कि सामने उसे मीता पटनायक दिखाई दी। मनोज को उम्मीद नहीं थी कि मीता उसे लेने आएगी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। दोनों का ध्यान एक दूसरे के सफ़ेद बालों पर गया। ठीक वही फ्लाइट। कम ऑन मीता, इतने दिनों बाद मिल रहे हैं, क्या ये सवाल? अच्छा, तो क्या पूछना चाहिए? मीता मनोज को पार्किंग की तरफ ले जाने लगी। मनोज को ड्राइवर फोन कर रहा था। उसने प्रियंका को मैसेज करके कैब कैंसिल करने को कहा। उधर से प्रियंका का फोन आया। मनोज ये फोन तब तक उठाना नहीं चाहता था। उसने फोन उठाते ही कहा, कर दो कैंसिल। दूसरी तरफ से प्रियंका ने कुछ कहा। मनोज ने कहा, क्या करें, पूछ के खरीदनी थी ना। चलो कोई नहीं, मैं कुछ देर बाद बताता हूँ। मनोज ने मीता की तरफ इशारे से कहा, अपना एड्रेस भेजना। मनोज ने फ़ोन रखा। मीता ने मनोज को जब थोड़ा सा इरिटेट देखा तो पूछा, क्या हुआ? अरे यार, इन लोगों ने कैब नहीं भेजी थी, नई कार खरीद कर भेज दी थी कि अब यहाँ 1 साल रहना है तो दिक्कत ना हो। मीता हंसी, मैं तुम्हारे घर पर कार मंगवा लेता हूँ। अच्छा, मुझे अपना घर भी देखना था, वहाँ से होते हुए चलें? मनोज ने गाड़ी में बैठते हुए कहा। घर का क्या करोगे? अरे वहीं रहूँगा ना। मीता मुस्कुराई और बोली, मिस्टर साल्वे, आप कॉलेज में लेक्चर देने नहीं आए हैं, आपको रूम अलॉट किया जा चुका है। अरे वहाँ कैसे? मनोज कुछ देर चुप रहा। मीता ऐसा कर सकती थी, सही में? मीता ने हाँ में सिर हिलाया। मनोज ने एक लंबी सांस ली। वहाँ एसी है? मेरी भी रेपुटेशन स्टेक पर है। मैं तुम्हें वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दे सकती। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि कॉलेज आओगे तो मेरे हिसाब से रहना होगा और तुम किसी भी बात के लिए मना नहीं करोगे। यू साइंड अप फॉर दिस। लेकिन पर अगर मगर जैसे शब्द मनोज साल्वे पर सूट नहीं करते। मीता टोंट वाले अंदाज में हंसी। वैसे भी मुझसे दोस्ती यारी एक तरफ है, तुम्हारी कॉलेज लाइफ जैसी ही होगी, नो स्पेशल ट्रीटमेंट। मनोज को इस झटके की उम्मीद नहीं थी। उसने फिर से पूछा, तुम मजाक कर रही हो ना? मीता मुस्कुराई और बोली, एकदम नहीं। कॉलेज के समय भी मीता ऐसे ही दो टूक हुआ करती थी। मनोज अब भी सोच रहा था कि शायद ये मजाक है। मीता आराम से गाड़ी चलाते हुए कहे जा रही थी। उसे एकदम से कुछ ध्यान आया और उसने गाना चला दिया। यह वही गजल थी। मनोज की गाड़ी जैसे ही हॉस्टल के गेट पर आकर रुकी, उसे देखते ही बहुत से लोग उसके साथ सेल्फी लेने के लिए आगे आने लगे। कुछ ही देर में उसके आसपास भीड़ हो गई। हर कोई उसके करीब आना चाहता था। उसके कान में लगातार आवाजें आ रही थीं, बिग फैन सर, यू आर एन इंस्पिरेशन सर। कुछ देर वह समझ नहीं पाया कि आगे कैसे बढ़े। उसको अब भी लग रहा था कि मीता ने मजाक किया है। उसने बड़ी उम्मीद से अपना फ़ोन उठाया और मीता को फ़ोन लगाया। सही में जाना है? हाँ मनोज। मनोज ने फ़ोन काट दिया। इतने में हॉस्टल के वार्डन मिश्रा जी वहाँ आ चुके थे। उन्होंने मनोज को नमस्ते किया। उसका बैग लेने की कोशिश की, लेकिन मनोज ने मना कर दिया। लड़कों ने अभी भी मनोज को घेरे ही हुए था। मिश्रा जी ने कहा, सर रूम नंबर 22। मनोज को याद आया कि उसका रूम नंबर 22 ही हुआ करता था।
ये वही रूम था जहां वो पहले रुका था। इतने में एक दो लड़की ने मनोज का सामान उठा लिया। अब तक सबकी सेल्फी हो चुकी थी। कुछ लोग उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर चुके थे। रूम नंबर 22 का दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर घुसते ही धुएं का एक छोटा मोटा आसमान आकर मनोज और मिश्रा जी से टकराया। बेड पर कुर्सी रखी हुई थी। उस पर पविरंजन बैठे नहीं थे, विराजमान थे। उनका नाम था पवी, लेकिन वो खुद को बाबा कहलवाना पसंद करते थे और बाकी लोगों को भी बस बाबा नाम से पुकारते थे। लेकिन नीचे 4 लोग भक्ति भाव से बैठे थे। बाबा पवी एक कश लेते हुए और हवा में गोले छोड़ते हुए कश आगे बढ़ाते। पविरंजन के हाथ में लॉ की किताब थी और वह बाकी लोगों को ऐसे पढ़ा रहे थे जैसे प्रवचन दे रहे हों। पविरंजन लॉ कॉलेज के सबसे कुख्यात छात्र थे। इतने कुख्यात कि उनका रूममेट कमरे में टिक नहीं पाता था। अपने आप ही कमरा बदल दिया करता था। पढ़ने में तेज और हरामीपन में अल्ट्रा तेज। अंदर घुसते ही मिश्रा जी ने पविरंजन की ओर देखा। पविरंजन ने मिश्रा जी की ओर देखा और कमरे में धुएं को ऐसे देखा कि जैसे अभी बरसात हो जाएगी। पविरंजन ने कहा, मिश्रा बाबा, क्या बात है, क्या लेंगे बताइए। मनोज अंदर घुसा और कमरे का ऐसा आध्यात्मिक माहौल देखा कि देखता ही रह गया। भक्तों ने जैसे ही मनोज साल्वे को मिश्रा जी को साथ में देखा तो वे उठ खड़े हुए और कमरे से चले गए। अब कमरे में 2 बिस्तर थे, एक कुर्सी और बाबा पविरंजन थे। दूसरा बिस्तर खाली था, जिसके पड़ोस में मनोज साल्वे ने सामान रखकर पर्दा खोल दिया। मनोज ने घूमकर पविरंजन की तरफ हाथ बढ़ाया। बाबा पविरंजन ने उस पीने वाली चीज को मनोज साल्वे की तरफ बढ़ाया। मनोज ने हाथ बढ़ाए रखा। बाबा पविरंजन ने हाथ बढ़ाए रखा। मिश्रा जी ने कहा, बाबा, ये है मनोज जी, आपके नए रूममेट। बाबा पविरंजन अपनी कुर्सी से खड़े हुए और उन्होंने माल को दूसरे हाथ में लिया और अपने बदन पर तौलिया सही करते हुए कहा, मैं पविरंजन, सब लोग मुझे बाबा कहते हैं बाबा। मनोज ने बाबा सुनते ही कहा, मनोज। पविरंजन ने कुर्सी से उतरकर और बिस्तर से कुर्सी उतारते हुए कहा, ठीक है बाबा। मनोज ने फिर से एक बार दोहराया, मनोज, जस्ट मनोज। पविरंजन ने नाइस टू मीट यू बाबा कहा और उसी बिस्तर पर तकिए से अपनी आंखें ढककर सो गया। मनोज ने मिश्रा जी को घूरा। मिश्रा जी ने नजरें बचाईं। मनोज सालों बाद अपने कमरे में वापस आया था। सालों बाद किसी जगह दोबारा लौटने से जगह नई सी हो जाती है। यादें ताजा और समय थोड़ा सा और बूढ़ा। खिड़की से बाहर मनोज ने अपने बीते हुए कल को देखा। हम खिड़की से बाहर वो नहीं देखते जो होता है, बल्कि वो देखते हैं जो हमारे अंदर होता है। खिड़कियां दिखती बाहर हैं, पर होती अंदर हैं। आसमान दिखता ऊपर है, इसकी जड़ नीचे होती हैं। दुख होता भी भीतर है, लेकिन उसकी वजहें बाहर होती हैं। हर चीज़ जैसी दिखती है वैसी होती नहीं। मनोज भी शायद केवल डिग्री पूरी करने नहीं आया था, उसके आने की कोई और वजह भी थी। गजेंद्र नोएडा के एक कैफे में पहुंचा। वहां पर भाभी पहले से ही उसका इंतजार कर रही थीं। क्या लेंगे आप? कुछ नहीं। गजेंद्र उठकर गया और दोनों के लिए एक एक कोल्ड ड्रिंक, कॉफी ऑर्डर कर दी। कैफे में शोर था, लेकिन गजेंद्र और भाभी उस शोर में कुछ जोड़ नहीं रहे थे। उस दिन रहने दो अनुभा। गजेंद्र ने भाभी यानी अनुभा की बात को काटा। वही बता रही हूँ, आपके जाने के बाद गुनगुन को पकड़कर बहुत देर तक रोते रहे वो। समझ नहीं आता क्या हो गया है उनको। चिंता होती है।
गजेंद्र कुछ बोला नहीं। वह अपनी कार की चाबी को उंगली पर घुमा रहा था, जैसे कि ये करने से सब कुछ सही हो जाएगा। कैफे के काउंटर से लड़की चिल्लाई, ऑर्डर गुनगुन। कॉफी बनकर तैयार थी। गजेंद्र जब भी कैफे आता तो गुनगुन के नाम से ही ऑर्डर करता। गजेंद्र उठा और कॉफी लेकर आया। अनुभा ने अपने मोबाइल में समय देखा। स्कूल की छुट्टी होने में अभी आधा घंटा था। 1 साल के लिए जा रहे हैं आप? हाँ, गुनगुन की बहुत याद आएगी। आप उसको हॉस्टल में डालना चाहती थी? नहीं, कम से कम उसके बहाने मेरे पास इतना कुछ है। वो नहीं होगी तो मैं पागल हो जाऊंगी। तुम दोबारा जॉब क्यों नहीं शुरू करती? थोड़ी और बड़ी हो जाए फिर करूंगी। घर के माहौल से निकालो उसको। ऐसे माहौल में वो बड़ी होगी तो उस पर बुरा असर होगा। घर अच्छा हो या खराब, होता तो घर ही है। घर से भागकर चले जाने पर घर छूट थोड़े जाता है। अनुभा को कॉफी का पहला घूंट कड़वा लगा। मैं भैया से बात करूं? गजेंद्र बीच में ही रुक गया। कोई फायदा नहीं। उनके मन में बात बैठ गई है कि गुनगुन आपकी बेटी है। सरकार की बड़ी से बड़ी समस्या को सुलझाने का प्लान चुटकियों में बना लेने वाले गजेंद्र के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। गुनगुन के स्कूल का समय हो चुका था। अनुभा ने कॉफी अधूरी छोड़ दी थी। गजेंद्र ने अनुभा की बची हुई कॉफी एक बार में गटक ली। गजेंद्र ने चलते हुए अपना एक एटीएम कार्ड जबरदस्ती अनुभा की बैग में डाल दिया। मीता और मनोज पुणे की सड़कों पर थे। मीता बार बार हंस रही थी और मनोज सीरियस था। तुम चाहे जो भी सोचो, ये तुम्हारा रूममेट बाबा पिछले 2 साल से कॉलेज का टॉपर है। बहुत शार्प है। इनफैक्ट तुम्हारे सेकेंड ईयर में कॉन्स्टिट्यूशन के नंबर का इतना पुराना रिकॉर्ड तुम्हारे पवी बाबा ने ही तोड़ा है। तो मुझे लगा 2 टैलेंटेड लोग एक साथ रहेंगे तो और भी रिकॉर्ड टूटेंगे। मीता हल्के से मुस्कुराई। मनोज को हंसी नहीं आ रही थी। कोई सिंगल रूम नहीं था। मीता ने मनोज की शक्ल देखी और फिर जोर जोर से हंसने लगी। था ना, सिंगल रूम था, लेकिन तुम्हें हॉस्टल में रहना था। मैंने सोचा अब तुम्हें दोबारा कॉलेज का मौका मिल रहा है तो तुम्हारे एडवेंचर में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मनोज के मोबाइल में गजेंद्र का मैसेज आया, बोर्डेड। साशा से मिले? मीता ने पूछा। अभी नहीं। गजेंद्र के आने में अभी समय था। मनोज को एक फोन आया। वह मीता से हटकर खड़ा हुआ। उसने फोन सुना और मीता के पास आकर बोला, मैं 5 मिनट में आया। मनोज एयरपोर्ट के कैफे में था और सामने सूट बूट में करीब 40 साल का आदमी एसके था। उसने एक फाइल मनोज के हाथों में दी। मनोज ने पूछा, क्या अपडेट है? सर, इस फाइल में हमने 10 लोगों को जीरो डाउन किया है जिन्होंने आपकी डिग्री वाली बात को लीक किया है। मोस्टली वे लोग हैं जिनको आपने कभी ना कभी नुकसान पहुंचाया है। मनोज ने फाइल को खोल कर देखा। उसमें से 1-2 बिजनेसमैन थे जिन्होंने मनोज पर अपना केस लेने का प्रेशर बनाया था, लेकिन मनोज ने केस नहीं लिया था। 2-3 पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे। कुछ एक वकील थे जिनको मनोज ने कभी ना कभी बुरी तरह हराया था। गुड वर्क, लेकिन मुझे वो एक नाम चाहिए। मनोज की आंखों में गुस्सा था। हमारी टीम इस पर लगी हुई है सर, जल्द ही हम लोग टारगेट तक पहुंच जाएंगे। मनोज के फोन पर गजेंद्र का फोन आ रहा था। मनोज ने चलने से पहले फाइल वापस कर दी और कहा, कीप मी पोस्टेड। गजेंद्र और मीता कार के बाहर ही खड़े थे। मनोज ने जाते ही गजेंद्र को गले लगा लिया। गजेंद्र और मनोज दोनों एक साथ चिल्लाए, और पार्टनर। गले लगे हुए मनोज ने पूछा, ये सही में हो रहा है? जवाब गजेंद्र ने नहीं, मीता ने दिया, हाँ। कॉलेज के इतने साल बाद भी मनोज और गजेंद्र की दोस्ती में रत्ती भर भी फर्क नहीं आया था। यह देखकर मीता बहुत खुश थी। लौटते समय कार में आगे गजेंद्र बैठा। गुनगुन कैसी है?
मनोज ने पूछा। अच्छी है। गुड। साशा से मिले? जवाब मनोज को देना चाहिए था, लेकिन मीता ने दिया। अभी कहाँ, अभी तो जनाब हॉस्टल में सेट हो रहे हैं। हॉस्टल? गजेंद्र ने हैरानी से पूछा। मीता की नजर कार के शीशे से मनोज से मिली। वैसे गजेंद्र भी मेरे वाले हॉस्टल में ही रहेगा ना? मनोज ने नजरें बिना हटाए पूछा। नहीं, गजेंद्र गेस्ट हाउस में रहेगा, क्योंकि वो ऑफिसर है और एज पर रूल गवर्नमेंट ऑफिसर्स को वीआईपी गेस्ट हाउस में ही रहना होता है। मीता ने अपने चेहरे पर शरारत लाते हुए कहा। गाड़ी रोको, मुझे नहीं करनी डिग्री विग्री। मैं इस घटिया रूल के अगेंस्ट केस करूंगा, मनोज ने खिजते हुए कहा। केस तो तब करोगे ना जब डिग्री होगी। मीता ये कहते हुए बहुत जोर से हंसी और गजेंद्र भी उसके साथ हंसने लगा। अरे यार, कहाँ फंसा लिया मैंने अपने आप को। मनोज के पास सिवाय खिंचने के कोई और ऑप्शन नहीं था। मीता ने कार रोकी। ये वो जगह थी जहां ये तीनों कॉलेज से साथ में कॉफी पीने आते थे। तीनों बैचमेट उतरे। तीनों ने पैसे देने के लिए लड़ाई की। लोग 3 थे और कॉफी 6 ऑर्डर की गई, एक उस दिन के लिए और एक बीते समय के लिए। कॉलेज में इन तीनों की तिकड़ी से सब डरते थे। अपने ग्रुप का नाम था इन्होंने जो रखा MGM। मीता, गजेंद्र और मनोज। कॉलेज के बड़े से बड़े सूरमा इनसे कभी पंगा नहीं लेते थे। मीता को हर महीने किसी ना किसी से नया प्यार होता। मनोज को पढ़ाई से कभी फुर्सत नहीं थी। उसको बर्दाश्त नहीं था कि उससे ज्यादा कोई भी जानता हो। गजेंद्र अपनी एक दुनिया में रहता। उसको कोई लड़की चिट्ठी लिखती थी। मनोज और मीता उस चिट्ठी को मजे लेकर पढ़ते और जवाब लिखवाते। उन चिट्ठियों में कभी लड़की का नाम नहीं होता, केवल शुरुआत का एक अक्षर होता। चिट्ठी डियर ए से शुरू होती। हालांकि इतनी अच्छी दोस्ती होने के बाद भी गजेंद्र ने कभी उस लड़की का पूरा नाम इन दोनों को नहीं बताया। मीता को तो ये भी शक था कि वह खुद ही चिट्ठी लिखता था और खुद ही जवाब भेजता है। प्यार कई बार एक जगह एक व्यक्ति पर आकर ठहर जाता है। गजेंद्र का प्यार ठहर गया था, दोबारा ना हुआ, ना किया। इसलिए उसकी ए की शादी होने के बाद गजेंद्र ने तय कर लिया था कि वह कभी शादी नहीं करेगा। यूं तो इस बात को बेवकूफ़ी ही कहा जाएगा, या कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि यार ये आदमी प्रैक्टिकल तो है ही नहीं। प्रैक्टिकल लोग शायद जो करते हैं वो प्यार होता ही नहीं। बिना थोड़ी सी बेवकूफ़ी और पागलपन के प्यार थोड़े होता है। प्रैक्टिकल लोग धंधा करते हैं सर जी, प्यार नहीं। गजेंद्र ने ऐसा कभी नहीं कहा। कॉलेज के पास में सिगरेट चाय बेचने वाला आदमी ऐसा बहुत कुछ कहता रहता था। हमें देखो, प्यार के चक्कर में साला पुणे आ गए। जिसके लिए घर छोड़ा वो हमें छोड़कर चली गई। पर प्यार बहुत है सर जी, अब भी लौट आए ना तो उसके लिए सब कुछ छोड़ देंगे। चाय वाले की प्यार की कहानी सबने कई कई बार सुनी रखी थी। इसीलिए उस समय बहुत से लड़के लड़कियां प्यार में प्रैक्टिकल हो गए थे। मीता प्यार में कुछ ज्यादा प्रैक्टिकल थी। उसको लगातार प्यार होता रहा और कॉलेज के बाद लॉ प्रैक्टिस शुरू करने के दौरान फाइनली उसे वो आदमी मिला जिससे उसकी तलाश पूरी हुई। पूरी जिंदगी उसी एक व्यक्ति तक पहुंचने की यात्रा है। बची हुई जिंदगी उसी व्यक्ति से बिछुड़कर दोबारा वैसे ही व्यक्ति तक पहुंचने की यात्रा है। जगह तय नहीं होती, शहर नहीं आते, उस एक व्यक्ति तक पहुंचाने वाला कोई मील का पत्थर भी कहीं लिखा नहीं मिलता। जीवन में जीवन की तलाश अनंत है और हर अगला कदम इकलौता सच। कई बार वो व्यक्ति आसपास से यूं निकल जाता है जैसे अनजान भीड़ हो। तय बस इतना है कि वह व्यक्ति पास आता जरूर है और आप
उस तक पहुंचते जरूर हैं। दो लोग एक अदृश्य तार से जुड़े होते हैं। ये अदृश्य तार ईश्वर जैसा कुछ है जो कभी बोलकर जवाब तो नहीं देता, लेकिन कई बार बीच के सवाल गिरा जरूर देता है। मीता की यात्रा तो पूरी हुई, लेकिन लंबी नहीं चली। मीता ने इतना डूबकर प्यार कर लिया था कि उसके बाद प्यार कभी हुआ ही नहीं। वो चाय वाला प्यार जो लेकर जैसी सस्ती अनप्रैक्टिकल बातें करता था, असल में ठीक वैसा ही प्यार मीता को हुआ। दुनिया में प्यार के लिए सब कुछ छोड़ देने वाले लोग कम होते जा रहे थे। देश की जीडीपी बढ़ती जा रही थी। शेयर मार्केट गिरकर बढ़ता जा रहा था। दिल वाले इमोजी बढ़ते जा रहे थे। दुनिया में प्रैक्टिकल होते लोगों का परसेंटेज बढ़ता जा रहा था। खुशी की दवाई देने वाले डॉक्टरों के पास महीनों महीनों वेटिंग थी। सड़कों पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। दूरियां कम हो रही थीं और मन सुनसान था। दुनिया बदलकर रोज नई हो रही थी। लोग पुराने हो रहे थे। पुराने सामानों में खुशी ढूंढ रहे थे। सबका कुछ ना कुछ कहीं खो गया था। मनोज इन सब में सबसे प्रैक्टिकल, सबसे तेज था। कॉलेज के समय से ही सबको पता था कि मनोज कुछ कर गुजरेगा, और उसने किया भी। पूरी दुनिया जीतकर आया हुआ आदमी अपने घर पर ही हार जाता है, और मनोज के साथ यही हुआ। मनोज हर सुंदर जगह घर खरीदते खरीदते भूल ही गया था कि घर खरीदने से घर नहीं बनता। एक कॉफी के बाद तीनों अपनी अपनी दुनिया में थे। वो होता है ना कि हम बोलते कुछ और हैं और हमारे मन में बात कुछ और चल रही होती है। क्या पार्टनर, कॉलेज आकर गलती तो नहीं हो गई? गजेंद्र ने मजाकिया अंदाज में पूछा। वह कहना चाहता था, यार एक साथ पहले जैसे कितना अच्छा लग रहा है। मनोज ने कहा, अब अगले 1 साल तो मीता के भरोसे है, आगे पता चलेगा कि कैसा रहा। मनोज कहना चाहता था, यार कितने दिनों बाद इतनी फुर्सत मिली है, बहुत अच्छा लग रहा है। मीता ने अपनी पहली कोल्ड ड्रिंक कॉफी का आखिरी घूंट पिया और बोली, मैं पहले ही बता रही हूँ, कॉलेज के अंदर मैं प्रिंसिपल हूँ, तुम लोगों की दोस्त नहीं। मीता कहना चाहती थी, यार तुम लोग बिल्कुल भी परेशान मत होना, मैं हूँ। तीनों ने वो कहा जो वो कहना नहीं चाहते थे। तीनों ने वो सुना जो वो कहना चाहते थे। दोस्तियां समय के साथ खामोश होती चली जाती हैं। बातें बहुत ज्यादा हो जाती हैं और शब्द उनको समेट नहीं पाते। एकदम से मनोज को पता ही नहीं क्या ध्यान आया। उसने मीता की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी यार। मीता ने मनोज को देखकर अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, क्या हो गया बे तुझे? बे और तुझे, मनोज ने ये शब्द अपने लिए सालों बाद सुने थे। सुनकर उसको अच्छा लगा। जब से वह पुणे आया था, तब से पहली बार उसको ऐसा लगा कि वह अपनी पुरानी दोस्त से मिल रहा है। इससे पहले कि मनोज कुछ बोलता, गजेंद्र ने कहा, पार्टनर क्या हो गया बे तुझे? ये सुनकर तीनों हंसे। मीता ने मनोज के माथे पर हाथ रखकर चेक किया। मनोज साल्वे और सॉरी, क्या हुआ बे? मनोज थोड़ा सीरियस हो गया। यार इतने साल से तेरे टच में नहीं हूं, तू कैसी है कभी पूछा ही नहीं। इतना कुछ हो गया, एक बार तो मिल ही सकता था। मनोज कभी ऐसे सीरियस नहीं होता था जो एकदम गजेंद्र और मीता चौंके। मीता ने उसको गले लगा लिया और शरारती अंदाज में बोली, अब ये ड्रामा बंद कर। गलती तो की है तूने, लेकिन ठीक है, जा माफ किया। नहीं यार सही में। मीता ने मनोज को आगे कुछ बोलने नहीं दिया। तीनों दोस्त अब कुछ देर ट्रांस में रहे। एक समय जो बीत रहा था और एक समय जो आने वाला था, दोनों समय मिलकर एक हो रहे थे। मीता ने उठते हुए कहा, तो कल से कॉलेज शुरू। और मनोज, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। कॉलेज प्रोफेसर को परेशान नहीं करना।
सब बेचारे टेंशन में हैं कि तुम कल से क्लास आओगे। आगे की कहानी सुनेंगे अगले भाग में।